सर ने बहुत सारे मेरे बारे में बताया, उसमें मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को समझाने का कोशिश करूँ कि डायलिसिस यूनिट में जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं और खासकर रेनी सीजन में जो अभी का जो लास्ट 2 महीना है हम लोगों ने कितना क्रिटिकली जो प्रॉब्लम फेस किए हैं उसके बारे में मैं कोशिश करूँगा कि अपने लेक्चर में बताऊँ। या जो सबसे पहला जो हमारे मन में सवाल आता है कि इन्फेक्शन जो डायलिसिस यूनिट में होता है उसके कारण क्या है। जब मैं डायलिसिस यूनिट में लास्ट वीक पे एक डायलिसिस यूनिट में मैं गया, देखा 2 पेशेंट को राइगर्स आ रहे हैं और फिर मैंने पूछा टेक्नीशियन से कि भाई क्यों राइगर्स आ रहे हैं, तो टेक्नीशियन ने क्या बोले, सर 15 दिन से इंडोटॉक्सिन पॉजिटिव है और कोई देखता तो है नहीं, मेंटेनेंस वाले को बार बार फोन कर रहा हूँ, ये इंडोटॉक्सिन पॉजिटिव है, इसके लिए 2 पेशेंट को राइगर्स आ रहा है। उस डायलिसिस यूनिट में 8 पेशेंट थे, बाकी 6 पेशेंट में 2 पेशेंट सिंगल यूज के थे, 2 पेशेंट कैथेटर जिनको राइगर्स आ रहे थे और 4 पेशेंट जो थे वो फिस्टुला वाले थे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं था और रीयूज पे थे। तो मैंने पूछा इंडोटॉक्सिन अगर पॉजिटिव है तुम्हारी तो सब पेशेंट को आना चाहिए और अभी तक तो 2-4 पेशेंट लड़क जाने चाहिए, क्योंकि इंडोटॉक्सिन पॉजिटिव मतलब तुम डायलिसिस में सब पेशेंट को इंडोटॉक्सिन दे रहे हो। उसके पास जवाब नहीं थे। फिर मैंने बेड्स पे देखा कि स्टर्लियम है कि नहीं, डिसइंफेक्शन है कि नहीं। सो मैंने जब पूछा कि भाई ये 2 ही बेड पे डिसइंफेक्शन है, बाकी बेड पे क्यों नहीं है, तो बोला सर वो जो कोरोना आया ना तब से वो डिसइंफेक्शन का कॉस्ट बहुत बढ़ गया, तो हमको मैनेजमेंट ने बोला कि अभी ये 2 ही बेड पे रखो, बाकी बेड पे रखने की जरूरत नहीं है और यूज कम करो, इसका यूज करने की इतनी जरूरत नहीं है, जितना हो सकता है उतना बचा के रखो। तब मैंने उन लोगों को समझाया कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो मैं आज भी इस बात को मानता हूँ और जो कि मुकेश ने भी ये बात को बताया, जो कि मुकेश ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर जोर दिया, वो है जनरल हाइजीन। जो हमारा हैंड हाइजीन प्रोसीजर है ना, वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम फेस करते हैं और मैं जब कभी भी ऑब्जर्व करता हूँ, चुपचाप देखता हूँ, तो उसी में मेरे को हमेशा प्रॉब्लम ज्यादा दिखता है। उसके अलावा जो एरिया है जहाँ पे हम देखते हैं कि मशीन का सरफेस डिसइंफेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो वो भी वो बैक्टीरिया वायरस ये सबको ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन मशीन टू अदर मशीन, फ्रॉम वन मशीन टू द पेशेंट, फ्रॉम वन मशीन टू द अदर पेशेंट। ये जो चीज है वो मायने रखती है हमारे इन्फेक्शन के कंट्रोल के लिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज देखा है कि एट द एंड ऑफ द डे हम बोलते हैं कि डायलिसिस मशीन को डिसइंफेक्ट करना चाहिए। जब हम बराबर डिसइंफेक्ट नहीं करते हैं तो हमारा वहाँ बैक्टीरिया का कॉलोनाइजेशन होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है और वो बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट होता है जो कि सोर्स बनता है इन्फेक्शन का, बैक्टीरिया का घर बनता है। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो कि नेग्लेक्टेड है, जो कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है ट्रांसड्यूसर प्रोटेक्टर। जब हम प्रोटेक्टर यूज करते हैं और हम क्या देखते हैं कि उसमें ब्लड कभी कभी चला जाता है और ब्लड कितना भी आप साफ करो, मैं आपको एक स्लाइड में दिखाऊंगा उसका पिक्चर अंदर का, कि ब्लड वो अंदर तक पहुंच जाता है और कभी क्लीन नहीं हो पाता है। और अगर हम वो ट्रांसड्यूसर प्रोटेक्टर रीयूज करते हैं तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत हद तक बढ़ जाता है। उसके बाद मैं लेता हूं कि आरओ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या डायलिसिस फ्लूइड या डायलाइजर रीयूज। मैं पहला जो 3-4 है ना उसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं अपने डायलिसिस यूनिट में इन्फेक्शन के कारण के लिए। स्लाइड क्यों नहीं बढ़ रहा यार? सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि हमारी जो डायलिसिस के पेशेंट इन्फेक्शन के चलते हॉस्पिटलाइज होते हैं या मर जाते हैं, हम लोग को सबको बताया गया पिछले 20-25 साल से कि हार्ट के चलते किडनी का मरीज मरता है, हार्ट के चलते डायलिसिस का मरीज मरता है। हम हमेशा यही पढ़ते आए हैं कि डायलिसिस का मरीज जो है हार्ट अटैक से मर गया। 50% लोग का डेथ जो है हम ये जानते थे कि डायलिसिस के चलते मरता है। जैसे जैसे किडनी का फंक्शन कम होते जाता है, जैसे स्टेज 3, 4, 5 जब डायलिसिस पे आते हैं ना, तो इन्फेक्शन और इन्फेक्शन के चलते जो हॉस्पिटल में भर्ती होने का जो रिस्क है वो बहुत बढ़ जाता है। और ऐसा देखा गया है, जो अभी रिसेंट स्टडी 2018 में आई है, उसमें ये बताया गया है कि जब हम शुरुआत के डायलिसिस, जैसा कि मुकेश सर ने बताया कि जब हम शुरुआत में कैथेटर ज्यादा यूज करते हैं और कैथेटर से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है, ऐसा पाया गया कि इन्फेक्शन जो है सबसे कॉमन कारण है हॉस्पिटल में भर्ती होने का।
इन्फेक्शन सबसे कॉमन कारण, हार्ट नहीं, इन्फेक्शन के चलते लोग हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। डायलिसिस पेशेंट हॉस्पिटल में पहले साल में भर्ती होते हैं। और जब ये देखा गया कि डेथ का कारण पहले साल में क्या है, तो ऐसा पाया गया कि इन्फेक्शन जो है वो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। इन्फेक्शन के चलते लोग मरते हैं डायलिसिस के पहले साल में। लेकिन जब हम ये देखें कि लोग जो 2 साल, 5 साल, 10 साल से डायलिसिस पे हैं, तो इन्फेक्शन हार्ट के बाद आता है, सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। तो शुरुआत के समय में कैथेटर की यूज के चलते, डायलिसिस का अर्ली स्टेज के चलते हमारा इन्फेक्शन जो है वो बहुत कॉमन कारण है डेथ का, हॉस्पिटलाइजेशन का। और जब हम आगे के समय में देखते हैं तो सेकेंड मोस्ट कॉमन कारण है डेथ का। ये एक ग्राफ है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें इसको। ये जो ब्लू रंग का जो ग्राफ है वो बताता है कि हार्ट के चलते कितना हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे थे, और ये सैफरन जो शिवसेना कलर है उसके जो ग्राफ है वो नीचे वाला है, वो बताता है इन्फेक्शन के चलते कितने हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे थे। 20 साल पहले इन्फेक्शन और हार्ट के प्रॉब्लम का गैप जो था वो ऑलमोस्ट 20% था, और 2009 तक आते आते जो है हार्ट से रिलेटेड जो चीज है, डेथ है, हॉस्पिटलाइजेशन है, वो धीरे धीरे कम होता गया और इन्फेक्शन का रिस्क है धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन 2009 के बाद हार्ट के चलते जो हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, हार्ट के प्रॉब्लम के चलते और इन्फेक्शन के प्रॉब्लम के चलते, वो दोनों चीज नीचे जा रही है। लेकिन हार्ट का रिकवरी, हार्ट का ट्रीटमेंट हम ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं। इन्फेक्शन अब जो है वो सबसे कॉमन कारण बन गया है हॉस्पिटलाइजेशन का, जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया। जैसा कि हमने बताया 1 साल के बाद हार्ट का प्रॉब्लम जो है सबसे कॉमन कारण है, और इन्फेक्शन का जो हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क इसलिए अभी बढ़ते जा रहा है क्योंकि उसमें उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आई है जितना कि हार्ट के केस में इम्प्रूवमेंट आई है। एक बहुत बड़ा स्टडी है जो हीमो स्टडी बोलते हैं, जो कि आप लोग को खाली नाम जानना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। हीमो स्टडी इसलिए क्योंकि डायलिसिस से रिलेटेड ये स्टडी है, डायलिसिस के क्वालिटी से रिलेटेड ये स्टडी है। इस स्टडी में 1846 पेशेंट जो थे उनके बारे में स्टडी किया गया। उसमें देखा गया कि 35% हॉस्पिटलाइजेशन का जो रेट है वो इन्फेक्शन रिलेटेड है। ऑलमोस्ट 23% जो पेशेंट मरते हैं वो इन्फेक्शन के चलते मरते हैं। अब हम आते हैं रियल टॉपिक पे, जो कि हम लोग सबसे ज्यादा ब्लेम करते हैं। सबसे ज्यादा ब्लेम हम करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को, क्योंकि वहां पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हैंड हाइजीन की खत्म हो जाती है, रीयूज में हम ही रीयूज करते हैं, हम रीप्रोसेस करते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हमने डायलिसिस यूनिट में सिक्योरिटी सिस्टम बनाया, जैसे मोदी के लिए 3 टायर 4 टायर सिक्योरिटी सिस्टम है। उसे मैंने पहला कवच बनाया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को। जो भी पानी आएगा वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पूरी तरह से क्लीन होएगा और वो पानी मशीन में जाएगा, और मशीन के अंदर भी मैंने एक डिसइंफेक्शन प्रोसेस रखा है, डाइसेफ फिल्टर रखा है। उसके चलते भी हम सेकेंड टायर सिक्योरिटी सिस्टम बनाए हैं। और तीसरा टायर सिक्योरिटी सिस्टम का है डायलिसिस का प्रिपरेशन, वो हम कैसे करते हैं। सो हम एक कर करके हम सब सिक्योरिटी सिस्टम का बात करेंगे। जैसा कि आरओ प्लांट में हमने 2 चीज रखा है, एक आरओ मेम्ब्रेन रखा है जिससे कि हम इंडोटॉक्सिन और बैक्टीरिया को निकालते हैं, अल्ट्रा फिल्टर रखा है जिससे कि हम बैक्टीरिया इंडोटॉक्सिन को निकालते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट रखा है जिसके चलते हम बैक्टीरिया को मार देते हैं। ये बैक्टीरिया को और वायरस को और इंडोटॉक्सिन को निकालता नहीं है, ये बैक्टीरिया वायरस को मारता है। इंडोटॉक्सिन जो मर के निकलता है, बैक्टीरिया के मरने से निकलता है, उसको निकालने के लिए हमने इंडोटॉक्सिन फिल्टर रखा है, जो आप लोग को पता है कि मशीन के पीछे रहती है, जिसको हम लोग कट ऑफ फिल्टर भी बोलते हैं। ये जो 3 सिक्योरिटी सिस्टम अगर बराबर इंटैक्ट है तो पानी से रिलेटेड, डायलिसिस फ्लूइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। फिर मन में ख्याल आता है कि ये रिस्क है क्या, ये क्यों होता है। हमको तो पता है कि बैक्टीरिया तो घुसता नहीं है डायलाइजर से। सो हमने देखा कि ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं डायलाइजर से ही अंदर जा रही है, डायलिसिस फ्लूइड से ब्लड फ्लूइड में जाती है, ब्लड में जाती है। और इसका कारण है या तो बैक फिल्ट्रेशन हो रहा है, या बैक डिफ्यूजन हो रहा है, या बैक लीक हो रहा है।
मैं इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे काफ़ी टॉपिक्स स्लाइड्स हैं। मैं कभी इसके बारे में जब आरओ प्लांट या कुछ और चीज़ डिस्कस करूंगा या मेम्ब्रेन डिस्कस करूंगा, डायलाइजर डिस्कस करूंगा, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। बैक्टीरिया जो है यूजुअली नहीं घुस पाता है, लेकिन जब कोई मेम्ब्रेन रप्चर हो गया या हम उधर से लीक हो रहे हैं या ऐसी लीक जो कि माइक्रोस्कोपिक है, जो कि कभी चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा माइक्रोस्कोपिक लीक क्या है, तब कभी कभी ये बैक्टीरिया भी ब्लड कंपार्टमेंट में घुस सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कॉमन जो हमारा प्रॉब्लम्स आते हैं जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हैं, वो इंडोटॉक्सिन के आते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का जो इन प्रोडक्ट है मरने के चलते जो निकलता है, जो उसका सेल वॉल है, उसका फ्रेगमेंट है, ये सब चीज जो है वो बॉडी के अंदर एक रिएक्शन क्रिएट करता है और उसके चलते वो सेप्टिसेमिया या इन्फेक्शन होता है। अब इसके चलते होता क्या है बॉडी में, क्या होता है आप देखो तुरंत में क्या होता है। अगर जैसे ही आपने बोला, सर ने बताया कि एक क्वेश्चन है, पेशेंट आया अच्छा खासा भला चंगा था और डायलिसिस पे लेटा और 1 घंटे के बाद उसको राइगर्स आ गई, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, तो हमने बताया पहला तो इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा मैंने बताया इंडोटॉक्सिन घुस सकता है, और ये दोनों का जो एग्रेसिव रिजल्ट है वो है सेप्टिसेमिया। डीआईसी उसी का एक पार्ट है, कॉम्प्लिकेशन है, और शॉक है जिसमें कि ब्लड प्रेशर, शॉक मीन्स ब्लड प्रेशर का कम होना। तो सर ने जो क्वेश्चन किया उसका यहाँ पे ये है कि इन्फेक्शन इंडोटॉक्सिन के चलते पेशेंट को सेप्टिसेमिया हुआ, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो गया और पेशेंट डीआईसी में चला गया। डीआईसी का फुल फॉर्म है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, उसके बारे में आप ज्यादा जानोगे। क्रॉनिक क्या होगा, अगर हम लो टर्म लो ग्रेड इन्फेक्शन देते रहे, छोटा छोटा इन्फेक्शन हमेशा होता रहा, पेशेंट वेट गेन नहीं होता, उसका ड्राई वेट नहीं बढ़ता है, वो माल नरिश रहता है, उसका देखोगे डायलिसिस बराबर ले रहा, 3 बार ले रहा, लेकिन वो अच्छा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं अच्छा हो पा रहा है? क्योंकि हम उनको शरीर के अंदर छोटे छोटे इन्फेक्शन दे रहे हैं, पेशेंट का खून नहीं बढ़ रहा। बहुत सवाल आते हैं कि एरिथ्रोपोइटिन इतना ज्यादा डोज में दे रहे हैं, आयरन दे रहे हैं, लेकिन खून नहीं बढ़ रहा सर। जो बची खुची उसकी किडनी की फंक्शन रहती है, जो थोड़ा बहुत पेशाब होता रहता है, वो भी बंद हो जाता है। और एक 10 साल के बाद हम लोग ऐसा कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, जो पेशेंट 10 साल के ऊपर रह रहे हैं उनको एक एमाइलोइडोसिस होती है, नसें जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है रिस्ट की, हाथ की, और हाथ में मूंगी आने लगता है, जिसको हम लोग कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। कार्पल मीन्स रिस्ट, टनल वहां पे होता है जिसके थ्रू नसें जो होती है जाती है, और उस नसें को कंप्रेस करने के चलते ये बीमारी होती है। कौन कौन से बैक्टीरिया है, अगर आप इस लास्ट 2 महीने में अपने यहाँ के ब्लड कल्चर रिकॉर्ड को देखोगे पेशेंट के, कि उनके ब्लड कल्चर में क्या आया, तो आपको समझेगा कि आपने बर्कोडेलिया देखा। बर्कोडेलिया बहुत कॉमन है कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन में, क्योंकि ये वाटर बॉर्न बैक्टीरिया। आप अगर सोचो ये बात, ये बैक्टीरिया जो वाटर में अच्छे से ग्रो करता है, मतलब उसका वो घर बन सकता है। तो ये जितने बैक्टीरिया है वाटर बॉर्न है, स्यूडोमोनास है, क्लेप्सिला है, और कुछ टेरे नाम है, जिसको कि आप जानोगे तभी जब आप ब्लड कल्चर का रिपोर्ट पढ़ोगे। जब आप नेफ्रोलॉजिस्ट को, आजकल क्या बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी यूज होता है, ब्लड कल्चर का रिपोर्ट पढ़ने के बताए फोन पे बताने के बजाय वो रिपोर्ट को हम फोटो लेते हैं और डॉक्टर को भेज देते हैं, तो हमको पढ़ना भी नहीं पड़ता। आप पढ़ने की कोशिश करो, ये बैक्टीरिया आपको उसमें दिखेगा। ये सोर्स क्या है, डायलिसिस फ्लूइड में आता कहाँ से, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, हम उसके बारे में एक एक करके बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो बरसात में होती है वो फीड वाटर, जो पानी हम डायलिसिस में यूज करेंगे उसको बनाने के लिए आरओ प्लांट है, वो फीड वाटर कहाँ से आ रही है, कौन से जगह से आ रही है, वेदर वो ग्राउंड वाटर है, वेल वाटर है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसा है, हमने टैंक रखा है कि नहीं, अगर टैंक रखा है तो उसमें हम कितने देर तक पानी को जमा रखते हैं, पाइपिंग सिस्टम कैसा है, बाइकार्ब प्रेसिपिटेट हो रहा है, हम डिसइंफेक्टेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और बाइकार्ब पाउडर हम कैसे बना रहे हैं। ये जो एरिया है इसको आप ध्यान से देखना, इसी एरिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होते हैं, और जिसके चलते हमारा जो डायलिसिस का पानी है, डायलिसिस का फ्लूइड जो डायलिसेट हम बनाते हैं, वो इन्फेक्शन लेके शरीर में जाता है। जैसा कि आप सबको पता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, फीड वाटर कंपोनेंट होता है, प्री ट्रीटमेंट होता है, आरओ होता है, पोस्ट ट्रीटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। आप सबको ये पता होना चाहिए, और जब कभी भी हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लेक्चर आएगा तो उसमें हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। अभी एक सवाल आता है
ये जो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है उसमें हमने आज एक बहुत पुरानी 30 साल पुरानी 40-35 साल पुरानी एक स्टडी है कि हमने ये कोशिश किया जानने का कि सबसे ज्यादा इंडोटॉक्सिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कहाँ पर रहता है। आपको आश्चर्य होगा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी इंडोटॉक्सिन रहता है। तो हाँ रहता है, और वो कहाँ रहता है आप लोग सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड जो आएगा उसमें वो ग्राफ है और ये आपको पता लगाना है कि प्री डायलिसिस में सबसे ज्यादा है कि आरओ यूनिट में ज्यादा है कि स्टोरेज टैंक में है कि रिसर्कुलेशन लूप में है कि डायलिसेट में है। ये ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी थी, 1996 में कनॉर्ड ने ये पब्लिश किया था और ये हमने ऑलमोस्ट हर एक लेक्चर में ये यूज करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड लगता है। और आप देखोगे जब रॉ वाटर में एक सर्टेन लेवल ऑफ बैक्टीरिया है जो कि हमारे यहाँ शुरुआत में ही रेनी सीजन में बहुत बढ़ जाता है और वो बैक्टीरिया इंडोटॉक्सिन बनाता है। तो शुरुआत में इंडोटॉक्सिन जो है जब हम सॉफ्टनर को यूज करते हैं तो वहां तक थोड़ा बढ़ता है, लेकिन जब देखो कि कार्बन तक पहुंचते पहुंचते कार्बन फिल्टर में वो सबसे ज्यादा मात्रा में टॉप पर है। तो कार्बन फिल्टर एक सोर्स हो सकता है बैक्टीरियल ग्रोथ का। कार्बन फिल्टर से ही बैक्टीरिया मर के वहां पे इंडोटॉक्सिन बना रहा है, क्योंकि कार्बन फिल्टर में हम एक चीज यूज करते हैं, क्लोरीन चिलेट करता है, तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद जैसे ही वो आरओ मेम्ब्रेन में आता है, देखो इंडोटॉक्सिन 300 से सीधा 0 पे आ गया, देख रहे हो, सीधा 0 पे आ गया। और उसके बाद हमने माइक्रो फिल्टर यूज किया, अल्ट्रा फिल्टर यूज किया, तो मात्रा 0 का 0 ही रह रही है। लेकिन जैसे ही मैंने वो डायलिसिस यूनिट में भेजना शुरू किया, डायलिसेट यूज किया, बाइकार्बोनेट यूज किया, फिर से इंडोटॉक्सिन बढ़ गया। लेकिन जैसे ही मैंने मशीन के पीछे का डाइसेफ यूज किया, अल्ट्रा फिल्टर यूज किया, इंडोटॉक्सिन वापस 0 पे आ गया। तो दो पिक है, एक कार्बन फिल्टर पिक है और एक डायलिसेट पिक है, लेकिन वो दोनों पिक में काफी अंतर है। दूसरा पिक है, हमने उसको अल्ट्रा फिल्टर का सिक्योरिटी सिस्टम को यूज करके उसको निकाल दिया, और ये जो कार्बन का पिक है उसको हम आरओ और अल्ट्रा फिल्टर के पिक चलते और सिक्योरिटी सिस्टम के चलते, जो मैंने आपको डिस्कस किया कि हमने एक कवच बनाई है, बैक्टीरिया को घुसने नहीं देंगे, वो हम चीज को यूज करके। ये ग्राफ आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अभी हम देखेंगे कि ये फीड वाटर से कैसे इन्फेक्शन होता है। हमारा जो फीड वाटर है या तो दो सोर्स से आता है, या तो पानी आती है सरफेस से आती है, जैसे नदी से आ रही है, तालाब से आ रही है, लेक से आ रही है। बॉम्बे में जैसे पानी आती है वो लेक से आती है, हम लोग जानते हैं बैतरना लेक, अपर वैतरना, लोअर वैतरना, ये सब सरफेस वाटर है। और जो हम लोग बोरिंग या कुएं का पानी यूज करते हैं उसको हम लोग वेल वाटर बोलते हैं। सरफेस का जो पानी है ना, बहुत सारे कंटेमिनेट को लेके चलती है, पेड़ पौधा पत्ती जो भी फ्लोरा निकलता है वो सब जमीन पे रहता है, वो मिट्टी में रहता है, वो सब को लेके जो केमिकल हम लोग यूज करते हैं, यूरिया ये सब जो भी यूज करते हैं, पॉल्यूटेंट्स यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं खेती के लिए, वो सब को लेके आते हैं। लेकिन ये पानी जो होती है वो सॉफ्ट वाटर होती है, मतलब कि हार्डनेस नहीं रहता है, लेकिन ये पानी में बैक्टीरिया बहुत रहता है। अभी उसका उल्टा देखो, कुएं का पानी या बोरिंग का पानी, उसमें हार्डनेस बहुत रहता है, लेकिन वो बैक्टीरिया वहां नहीं रहता है इतना। कुएं में रह सकता है लेकिन बोरिंग के पानी में इतना बैक्टीरिया नहीं रहता। कुएं के पानी में अगर वो लोकल कभी कभी नाले का पानी उसमें मिक्स होते रहता है तो बैक्टीरिया का उसमें रिस्क रह सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पानी आ रही है वो कहाँ से आ रही है। अभी बोलोगे सर आरओ प्लांट तो है, तो फिर इसकी क्या अहमियत रहती है कि हम वेल वाटर यूज करें या सरफेस वाटर यूज करें। आरओ का काम है बैक्टीरिया निकालना, आरओ का काम है इंडोटॉक्सिन निकालना। लेकिन जैसा कि तुमको पता है कि तुम्हारे बॉडी में कोई भी इंफेक्शन तभी आता है जब उसकी कैपेसिटी, आपकी बॉडी के टॉलरेट करने की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर आपकी बॉडी की कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि आपका इंफेक्शन आपके शरीर में घुसने नहीं देगा, तो कितना भी आप लोड दोगे आपको हम घुसने नहीं देंगे, लेकिन वो लोड अगर ज्यादा होगा तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर फीड वाटर में बैक्टीरिया की लोड इतनी ज्यादा है कि आरओ की कैपेसिटी से भी ज्यादा है, तो बैक्टीरिया आरओ मेम्ब्रेन से भी पास होएगा।